बीते दिनों हरियाणा के भिवानी में राजस्थान के 2 मुस्लिम लड़कों के अपहरण और जलाकर मार देने के मामले में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने हरियाणा और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कमीशन ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के पैरा 9 में मिली हुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए जवाब तलब किया है। कमीशन ने रियासती सरकार से पूछा है कि अब तक इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मुलजिमिन के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है, साथ ही वारदात का मकसद क्या था और मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात आगे ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा और राजस्थान सरकार को इस मामले में 28 फरवरी तक जवाब दाखिल करना है। रायपुर में जारी कांग्रेस महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी महाधिवेशन में शामिल होने रायपुर पहुंची। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा का इस्तकबाल कांग्रेस ने सबसे खास अंदाज में किया और सड़क में गुलाब के फूल बिछाए गए और प्रियंका गांधी के इस्तकबाल में फूलों की बारिश भी की गई। वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों को खिताब कर मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिरे से ही खत्म कर देते हैं। क्या अब देश की सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं बचा कि वो गरीबों के बच्चों को क्लास 1 से क्लास 8 तक स्कॉलरशिप दे सके? अगर गरीब के लिए कुछ बचा भी हो तो उस पर भी चुन चुन कर हमला बोला जाता है। शायद इसीलिए इस साल दिल्ली में बैठी सरकार ने फूड सिक्योरिटी का 90,000 करोड़ रुपया काट दिया। जो श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने गरीब लोगों के लिए, उनके पेट भरने के लिए उन्होंने जो कानून बनाया उसमें इन्होंने आज 90,000 करोड़ का कटौती इन्होंने किया है। आप ही सोचिए किस तरह ये सरकार चल रही है और इसको हमको लड़ना होगा। मैं कई बार सोचता हूँ कि भाजपा की ये सरकार कितने गरीबों के मुंह से निवाला छीन लेंगे और इनके धन्ना सेठ मित्रों के पेट भर जाएंगे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि दिल्ली की सरकार में बैठे लोगों का डीएनए ही गरीब विरोधी है, ऐसा मुझे महसूस होता। इनके डीएनए में गरीबों के खिलाफ काम करने का है, इसीलिए तो वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। एक तरफ देश की संस्थाओं, देश के लोगों, देश के गरीबों पर हमला, तो दूसरी ओर भारत माँ की सरजमी पर हो रही चीनी द्वारा इलीगल ऑक्यूपेशन के सामने घुटने टेक हुई दिल्ली भाजपा सरकार। हमारी राजनीतिक मतभेद चाहे कितना भी हो, हम भारत की सुरक्षा को लेकर एक हैं। हम भारत की सेनाओं के साथ खड़े हैं, पर एक और हमारी सेनाओं की बहादुरी है और दूसरी ओर सरकार की विफलता है। प्रयागराज के राजूपाल हत्याकांड के अहम गवाह उमेश पाल और गनर के गोली मारकर कत्ल मामले में विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस पर जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी भी था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं।
हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है, अपराधी दूर कर रहे हैं। अपराधी आप क्या है, ये चीजें नहीं हो अपराधी सकती। आप क्या है, नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के अहम गवाह उमेश पाल और उसके गनर के कत्ल के मामले पर सपा सदस्य अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला। आज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इलाहाबाद में जो घटना हुई है, मुख्य गवाह अधिवक्ता उसकी खुलेआम हत्या होना, खुलेआम लोगों ने शूटिंग देखी है, किस तरीके से गोलियां चली हैं, अपराधी पीछे भाग करके गोली मारने पहुंचे और बम चले हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह का गोली चलना, बम चलना, गैंगवार की तरह दिखाई देना, ये सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है। सरकार के कानून व्यवस्था संभालने की कोई सीमा नहीं बची। ये जो जीरो टॉलरेंस कहते हैं, क्या गोली चलना जीरो टॉलरेंस है? बम चलना क्या जीरो टॉलरेंस है? मुख्य गवाह की हत्या हो जाना, वो अधिवक्ता है, उसको जीरो टॉलरेंस है क्या? और जो सुरक्षा में लगे थे उनकी भी जान चले जाना, बच सकते थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जो इलाज नहीं मिलना, ये है उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस मॉडल। ये है रामराज्य, जहां खुलेआम तमंचे चल रहे हो, बंदूकें चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ रहा हो और सब रिकॉर्डेड हो और मुख्यमंत्री ज्ञान देंगे विकास का। उम्मीद करते हैं कि ऐसे चीजें सामने आए और पूरी तरीके से इंटेलिजेंस पुलिस फेलियर है और उसका जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। पूर्णिया की रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की महारैली का इनेकाद हुआ। वजीर आला नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू के कौमी सदर लल्लन सिंह, बिहार के साबिक सीएम जीतन राम मांझी के अलावा कांग्रेस, भाकपा, माकपा, भाकपा माले और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के नेता मंच पर मौजूद रहे। राजद और जदयू के ओहदेदारान, विधायक, सांसद और सरकार के वजीर भी रैली में मौजूद रहे। आपको बता दें कि रियासत में सत्तारूढ़ महागठबंधन के सभी घटक दल पूर्णिया में एक मंच पर जुटकर भाजपा मुक्त भारत बनाने की अपील करते नजर आए। पिछले साल 10 अगस्त को महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब सभी दल एक साथ साझा मकसद से मंच पर जुटे हैं। झारखंड में आलिम फाजिल डिग्री की अहमियत कागज के रद्दी टुकड़ों से ज्यादा नहीं है। जी हां, यहां आलिम और फाजिल की डिग्री झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जरिए फराहम की जाती है, जिसकी वजह से उनकी डिग्री को सरकारी मुलाजमत के अहल नहीं माना जाता है। मदरसा असातिज़ा के मुताबिक आलिम और फाजिल के इम्तिहानात यूनिवर्सिटी से कराने के मुतालबात के बावजूद इम्तिहान का इनेकाद नहीं किया गया। सितम ज़रीफ़ी तो ये रही कि आलिम फाजिल के साल 2022 के इम्तिहानात का इनेकाद भी अब तक नहीं हो सका है। ऐसे में मदरसा और उसके तलबा के तय रियासती हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आलिम और फाजिल का एग्ज़ाम हर बार ये आवाज़ उठती रही है और ये बात सरकार के भी जानकारी में है कि आलिम और फाजिल का एग्ज़ाम कौंसिल नहीं ले सकती। अब कौंसिल के ज़रिए से आलिम और फाजिल का इम्तिहान दिलाया जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी जगहों में दुश्वारियां आ रही हैं कि बहाली के अंदर, बीएड करने के अंदर आलिम और फाजिल की डिग्री को माना ही नहीं जा रहा है। इसलिए सरकार से हम ये मांग करते हैं कि आलिम और फाजिल के इम्तिहान को ये यूनिवर्सिटी से जितना जल्द से जल्द हो, जो भी उसकी शक्ल हो वो शक्ल इख्तियार करके यूनिवर्सिटी के ज़रिए से इम्तिहान कराया जाए। जो स्टूडेंट हैं, तलबा व तालिबात हैं, तो इनको फ़ायदा मिले और इनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। जैसे कि अभी
2 दिन पहले ही ये बात सामने आई कि 2016 के अंदर जो हाई स्कूल के लिए बहाली के लिए विज्ञापन निकला था, उसमें आलिम और फाजिल के डिग्री पे भरा था, तो अब उन लोगों की बहाली नहीं हो रही है, उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। क्या आप यूनिवर्सिटी या कहीं से एमए दिखलाइए तो फिर आपकी बहाली होगी, नहीं तो नहीं होगी। अजमेर वाक़े हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में बेंगलोर चामराजपेट के 4 बार एमएलए BZ ज़मीर अहमद खान के लिए खुसूसी दुआ की गई। कर्नाटक के चामराजपेट से मौजूदा विधायक ज़मीर अहमद खान के लिए KR मार्केट बेंगलोर से साबिक काउंसलर नाजिमा अयूब खान की तरफ से चादर पेश करवाई गई और सेहत याबी के लिए दुआ मांगी गई और उन्हें कर्नाटक के डिप्टी CM बनने की दुआ हुई। ज़मीर अहमद खान साहब की तरफ से, जो कि कर्नाटका के MLA हैं, उनकी तरफ से चादर भी पेश की, फूल भी पेश किए गए और उनके लिए दुआ की गई। गरीब नवाज उनको डिप्टी CM बना के अजमेर शरीफ में बुलाएं और ख्वाजा साहब उनको कामयाबी अता फरमाए, उनके मानने वाले चाहने वालों को सेहत सलामती अता फरमाए, लंबी उम्र हयात दराज़ी अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, खुशहाली अता फरमाए ख्वाजा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में उस वक्त हाहाकार मच गया जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बसों को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है और 60 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। हादसे के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई। आपको बता दें कि ये तीनों बसें सतना में मुनक्किद कोल समाज के प्रोग्राम से लौट रही थी। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाला ट्रक का टायर फट गया और वो बेकाबू हो गया। तेज रफ्तार में ही ये ट्रक पहले कार से टकराया, उसके बाद उसने 3 बसों को जद में ले लिया। वहीं इस हादसे के बाद CM शिवराज सिंह चौहान ने दुख का इजहार कर मुतासिर परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने मरने वालों के परिवारों को 10 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 2 लाख रुपए और मामूली जख्मी लोगों को 1 लाख रुपए की माली मदद देने का ऐलान किया है। अनकंट्रोल्ड हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा, इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटना स्थल भी हम लोग गए थे। अभी घटना स्थल पर अब कोई नहीं है, सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर हैं तो ICU में है, चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहाँ वो सेवाएं दे सकता है हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे सरकारी।
घायलों को ठीक इलाज मिले, इसके प्रबंध के साथ जो गंभीर घायल है उनको 2 लाख रुपए, जो साधारण घायल है उनके परिजन को 1 लाख रुपए। ये इलाज के अतिरिक्त हम देने की व्यवस्था करेंगे। जो साथी नहीं बच पाए उनके संरक्षक हम हैं, उनके परिवार की पूरी चिंता की जाएगी और घायलों का जो भी बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो करवाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।